नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है एक विचार का, जो भारत के संविधान में एक सपने की तरह शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों बच्चों के लिए एक गारंटी वाला अधिकार बन गया। ये कहानी है भारत में शिक्षा के अधिकार की। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसने देश की स्थापना के समय से ही पूरी बहस को एक दिशा दी। क्या शिक्षा सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे वो अपनी सहूलियत से पूरा करे, या फिर ये हर नागरिक का एक ऐसा बुनियादी हक होना चाहिए जिससे वो अदालत में जाकर भी मांग सके? तो इस सवाल का जवाब ना हमारे संविधान के दो अलग अलग हिस्सों में छिपा था। एक तरफ थे मौलिक अधिकार, जो सरकार के साथ एक पक्के कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं, जिनकी गारंटी आपको तुरंत मिलती है। और दूसरी तरफ थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कह सकते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे थे। सरकार के लिए अच्छे लक्ष्य तो थे, पर आप उन्हें लेकर अदालत नहीं जा सकते थे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि भारत की आज़ादी के ठीक बाद जब संविधान बन रहा था, तो उन बहसों में शिक्षा के इस विचार को कहाँ जगह मिली थी। अब देखिए, भारत के जो निर्माता थे उनके लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सबसे ऊपर था, जैसा कि नेहरू के इस बयान से साफ पता चलता है। लेकिन सवाल यह था कि इसे हासिल कैसे किया जाए, और इसी पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी। तो इस बहस में ना कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। एक तरफ थे के.एम. मुंशी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, जो चाहते थे कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए, जिस पर कोई समझौता ना हो। लेकिन फिर एक और आवाज थी, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव की। उन्होंने आयरलैंड के संविधान का मॉडल सामने रखा और कहा कि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को निदेशक सिद्धांतों के तौर पर रखना बेहतर होगा, जो सरकार को रास्ता तो दिखाएं, पर उस पर कोई कानूनी बाध्यता न डालें। और हुआ यही कि आखिर में सभा ने राव का मॉडल ही अपना लिया। तो हुआ ये कि 1950 में संविधान ने अनुच्छेद 45 के तहत एक वादा किया। वादा था कि अगले 10 साल के अंदर 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसा कि आप इस टाइमलाइन पे देख सकते हैं, 1960 आया और चला भी गया, और वो समय सीमा पूरी हुए बिना ही निकल गई। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि किसी चीज का सिर्फ एक लक्ष्य होना काफी नहीं था। अब कई दशक बीत गए और वो संवैधानिक वादा अभी भी अधूरा था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सोच में बदलाव आया, एक दार्शनिक बदलाव, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब देश इमरजेंसी से गुजरा था, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई, ज्यादा सक्रिय भूमिका अपनाई। वो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहती थी, और इसी दौरान जन्म हुआ जनहित याचिका यानी पीआईएल का, जिसने आम लोगों के लिए भी न्याय के दरवाजे खोल दिए। और अब आती है वो बात जिसने खेल ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, और उसमें सिर्फ एक लाइन, जिसने जीवन के अधिकार की परिभाषा ही बदल दी। कोर्ट ने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इंसानी गरिमा के साथ जीना है। बस इसी एक शब्द गरिमा ने संविधान के पुराने वादों को लागू करने का एक नया कानूनी रास्ता खोल दिया। तो ये पूरी कानूनी स्ट्रैटेजी ना 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत व्यापक है। दूसरा, इसी व्यापकता से निकला गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि शिक्षा जैसे जो लक्ष्य थे जिन्हें पहले लागू नहीं किया जा सकता था, उन्हें अब इसी गरिमा का एक जरूरी हिस्सा मान लिया गया। यानी अब वो भी अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने लायक बन गए। तो अब देखते हैं कि ये जो गरिमा वाला नया फ्रेमवर्क था, इसे अदालत में आजमाया कैसे गया, खासकर शिक्षा के सवाल पर। और पहला टेस्ट केस आया मोहिनी जैन मामले में। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी पल था। पहली बार कोर्ट ने गरिमा के अधिकार को सीधे सीधे शिक्षा के व्यवहारिक मुद्दे से जोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा कैपिटेशन फीस लेना दरअसल गरिमा के साथ शिक्षा पाने के अधिकार का ही उल्लंघन है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच बैठी उन्नी कृष्णन केस में, और यहां उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प काम किया। उन्होंने शिक्षा के अधिकार की बात को तो सही ठहराया, जो कि एक बड़ी जीत थी, पर साथ ही एक लिमिट भी लगा दी, ये कि ये अधिकार अब सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए ही एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। तो असल में हुआ ये कि उन्नी कृष्णन फैसले ने इस अधिकार को और साफ कर दिया। इसे संविधान के उसी पुराने अनुच्छेद 45 से जोड़ा, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। अब ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक कानूनी तौर पर लागू होने वाला हक बन गया था। इतना ही नहीं,
अदालत ने एक और बहुत जरूरी बात कही, ये घोषणा की कि शिक्षा कोई व्यापार या बिजनेस नहीं हो सकती। ये एक साफ संदेश था कि शिक्षा का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि ये एक सार्वजनिक सेवा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया था, रास्ता दिखा दिया था, लेकिन इस सफर को पूरा करने के लिए, इसे पत्थर की लकीर बनाने के लिए संसद का आगे आना जरूरी था। और वो दिन आया साल 2002 में। दशकों की बहस और अदालती लड़ाइयों के बाद आखिरकार वो साल आया जब उस वादे को कानून की शक्ल दी गई। ये था 86वां संविधान संशोधन, और इसने एक नया मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ दिया। सोचिए, एक अदालती व्याख्या अब देश की सबसे बड़ी कानूनी किताब का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। और ये है वो टेक्स्ट, वो आखिरी मंजिल, 50 साल का लंबा सफर, एक सपने जैसे सिद्धांत से एक ठोस मौलिक अधिकार तक। तो अधिकार तो अब कानून की किताबों में दर्ज हो चुका है, लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अब असली सवाल ये है कि इस अधिकार को, जिसे इतनी मुश्किल से जीता गया है, उसे देश के हर एक बच्चे तक पहुँचाने के लिए अगला कदम क्या होगा? आगे की चुनौतियाँ क्या हैं?